हल्ला बोल। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज भारत छोड़ो आंदोलन की 75वीं सालगिरह है। 9 अगस्त 1942 को शुरू हुए इस आंदोलन को इतिहास में अगस्त क्रांति के नाम से याद किया जाता है। लेकिन 75 साल बाद अगस्त क्रांति को याद करने के मौके पर एक बार फिर से हो गई सियासत शुरू। गांधी, भगत सिंह, अशफाकुल्लाह खां, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर जैसे न जाने कितने क्रांतिकारियों के बलिदान से मिली आजादी को आज विचारधाराओं, पार्टियों, विरासत के शिकंजे में कसने की कोशिश हो रही है। आज लोकसभा में भी इसी विवाद को हवा देने की कोशिश की गई। तो इटली चली जाए, वहां पर उजाला है, वहां दिखाई देगा। कई खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं। प्रभात झा हमारे साथ सांसद राज्यसभा के भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जुड़ गए हैं। पीएल पुनिया साहब जो कि सांसद राज्यसभा के ही कांग्रेस पार्टी की तरफ से। डॉक्टर फुआद हलीम नेता है सीपीआईएम के, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश सिन्हा संघ विचारक हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहती हूँ पुनिया साहब। आवाज पहुंच रही है हमारी पुनिया साहब तक? पुनिया साहब तक आवाज अभी नहीं पहुंच रही है। हालांकि पहला सवाल उन्हीं के लिए बनता था आज, प्रभात झा जी। लेकिन अब सवाल यही है कि अगर क्विट इंडिया मूवमेंट, अंग्रेजों भारत जोड़ो को आज के परिदृश्य में देखना है तो विपक्ष की तरफ से बोल रही हैं और सोनिया गांधी वही सब कुछ गिनाएंगी जो उन्होंने गिनाया। वो उनका कहना है कि नफरत की राजनीति हो रही है, विजिलेंटिज्म यानी अपने हाथ में कानून लेकर लोग सड़कों पर निकल रहे हैं। तो फिर उन्होंने वही बोला जो आज के संदर्भ में है। क्या गलत कहा कि आपके नेता कह रहे हैं कि उनको इतिहास पढ़ना चाहिए, उनको हिस्ट्री पढ़ना चाहिए, और उन्होंने ये भी कहा कि भारत छोड़ो अंग्रेजों आंदोलन में कई लोग ऐसे थे जो उसके खिलाफ थे। इशारा उनका किधर है ये भी साफ है। झा साहब, देखिए अंजना जी, आंख में काजल लगाइए तो काजल कहलाता है और गाल पर लगाइए तो कालिक कहा जाता है। कब कौन सी बात कहां कहना। आज संदर्भ था 7, 8, 9 अगस्त 1942 और उसी संदर्भ में 75वीं वर्षगांठ। देश सबका है और उस समय के आंदोलन को आने वाली पीढ़ी को बताना। राजनीतिक रोटी सेकने का डिस्कशन नहीं था और न एक दूसरे को नीचा दिखाने का डिस्कशन था। अगर उसके बाद भी लोग संघ को अंजना जी नहीं समझ पाते हैं तो मैंने अभी राज्यसभा में भाषण दिया था और कहा था कि स्वतंत्रता दिवस के अपने गणतंत्र दिवस पर 1963 में 26 जनवरी को चाचा नेहरू जी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के गुरुजी जो उस समय के तत्कालीन सरसंघ चालक थे उनको बुलाकर कहा था कि हम चाहते हैं कि जनपद पर गणतंत्र दिवस पर आरएसएस का परेड निकले। और परेड निकला, 3500 स्वयंसेवकों ने परेड निकाला, सैल्यूट दिया, अपनी सलामी दी। किसको? तिरंगा को। और उसके बाद किस मुंह से कह रहे हैं लोग? आरएसएस पर आरोप लगाना इतना आसान है? इतना ही नहीं है, मैं एक एक चीज गिना सकता हूं। विभाजन के समय आरएसएस की भूमिका क्या थी? देश पे निगरानी किसने रखी थी? कश्मीर के विलय के मामले पर किसने आवाज उठाई थी? 1962 के युद्ध में सेना का योगदान किसने किया था? मैं जानना चाहता हूं। संस्कृति का रक्षा, आपातकाल का विरोध, संघ अपनी नीतियों के आधार पर लोगों को संस्कारित करके देश में अराजनीतिक वातावरण में काम करता है। आरोप अब रोक लेंगे क्या? देश ने जनादेश दिया और गाली देते देते कांग्रेस के लोग थक गए और देश ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक प्रचारक रहे व्यक्ति को देश का प्रधानमंत्री बना दिया। उसके बाद भी अगर कांग्रेस आरएसएस को नहीं समझ रही तो ये मेरा दोष नहीं है, न समझने वालों का दोष है। फिलहाल तो टेक्नोलॉजी का दोष है, क्योंकि इस पर पीएल पुनिया साहब का जवाब बहुत जरूरी था कि वो इस पर क्या कहते हैं। फुआद हलीम साहब, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। सवालों के घेरे में तो वामपंथियों की भी भूमिका हमेशा से रही है और उस पर भी कई उंगलियां उठी हैं। सवाल यह है कि क्या आज ऐसे वक्त पर इसकी जरूरत है कि जो आजादी की जंग इस देश के क्रांतिकारियों ने लड़ी है उसको आप विचारधारा, पार्टी,
कौन किस तरह के एजेंडे के साथ चल रहा है, इस सब के शिकंजे में बांधने की कोशिश करें? देखिए, ये तो अहम बात है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की 75वीं सालगिरह पर उन्होंने आरएसएस का नाम जिक्र नहीं किया। अब जब प्रधानमंत्री आरएसएस और संघ के परिवार के संगठनों का नाम जब नहीं लेते हैं तो ये बात तो साफ जाहिर है कि इनका क्या भूमिका रही है उसके बारे में प्रधानमंत्री अपना नजरिया देश के सामने रख रहे हैं, क्योंकि वो हकीकत के बाहर नहीं जा सकते, वो देश के प्रधानमंत्री। प्रभात जी, अब मामला ये बनता है प्रधानमंत्री ने अगर जवाहरलाल नेहरू का नाम नहीं लिया तो संघ का भी नहीं लिया। ठीक है, एक सेकंड सर, एक महत्वपूर्ण बात आपने कही है, एक बार उनका रिएक्शन ले। प्रभात झा जी, संघ का नाम खुद प्रधानमंत्री ने नहीं लिया। देखिए अंजना जी, हाँ, सदन के अंदर 1999 में देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का कोट बता रहा हूं मैं आपको, और उन्होंने डाक टिकट जारी करते हुए कहा था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक के पहले सरसंघ चालक देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। मैं अपने कॉमरेड मित्र को बताना चाहता हूं कि क्या अब प्रधानमंत्री जी को बताना पड़ेगा? देश जानता है कि नरेंद्र मोदी जी कौन हैं, कहां से आए हैं, उसके बाद भी इस बात को कहकर देश को गुमराह करने की कोशिश कॉमरेड को नहीं करना चाहिए। जवाब फवाद अलीम साहब। खैर अगर भारतीय जनता पार्टी के सांसद कहते हैं कि खुद प्रधानमंत्री देश को गुमराह कर रही है आरएसएस के इतिहास के बारे में, तो उसके बारे में हमको कुछ नहीं करना। मैं तो प्रधानमंत्री के वक्तव्य को दोहरा रहा हूं और उनके वक्तव्य में आरएसएस का कहीं भी उन्होंने जिक्र नहीं किया। तो ये स्पष्ट है, अगर भारतीय जनता पार्टी को डाक टिकट के जरिए आना है इतिहास में, उनका स्वाधीनता का खाते में उनका क्या भूमिका है, तो ये बहुत दुखद बात है। स्पष्ट ये बात है कि आरएसएस के इतिहास में एक रेजोल्यूशन, मैं बार बार कई एक टीवी चैनलों में और ऐसे भी सार्वजनिक तौर पर हम लोग वामपंथी के हैसियत से हम लोग पूछते हैं कि राष्ट्र स्वयं सेवक संघ का जो दस्तावेज है, उनका इतिहास है, उनका संगठन के लोगों के पास उनके ये दलील उनके पास है, एक दलील, एक रेजोल्यूशन आप हिंदुस्तान के अवाम के सामने ले आए कि उन्होंने ली हो अंग्रेजों के खिलाफ और हिंदुस्तान को स्वाधीन करने के पक्ष में। अब ये जो दलील उनके तरफ से कभी भी वो पेश नहीं करते, लेकिन वो लोग अलग अलग घटनाएं के रूप से सकारात्मक रूप से तो संघ से जब हमारे साथ कोई जुड़ेगा तो उनसे इसका जवाब लेंगे। ठीक है, प्रमाण नहीं दे सकते अभी नहीं, मैं खत्म करता हूं। सर, मैंने सोनिया गांधी पे आपसे सवाल पूछा, आप उस टॉपिक पे आ भी नहीं पा रहे हैं। कौन काले शक्तियां हैं? अब हाँ, वही तो बोले अब नेगेटिव जो पॉइंट ऑफ व्यू से आरएसएस स्वाधीनता संग्राम में उनका जो भागीदारी है, हिस्सेदारी है, उसको प्रतिष्ठित करने के लिए सामने आ रहा है। ये इससे आज दुखद बात कुछ हो ही नहीं सकती। ठीक है, पीएल पुनिया साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीएल पुनिया साहब, एक सेकंड। प्रभात जी, आप ही की बात का जवाब एक बार पीएल पुनिया साहब से ले लें। पीएल पुनिया साहब, उनका यह कहना है कि आंखों में लगाए तो काजल, वही गाल पे लग जाए तो काले। आज ऐसा दिन नहीं था कि सोनिया गांधी को यह सब कुछ बोलने की जरूरत थी। क्रांतिकारियों को याद करना था, देश की आजादी किस तरह से मिली है, आगे का रास्ता तय करना है। पुरानी बातों में पार्टियों का शिकंजा कसना, एजेंडे का जिक्र करने की आज जरूरत नहीं थी। देखिए, पुरानी बात में ही जुड़ी हुई बात है। उन्होंने कहा कि बहुत से ऐसे लोग थे और संगठन थे, हाँ, जो आजादी की लड़ाई में, क्विट इंडिया मूवमेंट में सम्मिलित नहीं थे, तो उसमें तो कोई बात नहीं थी। ये हकीकत है, इतिहास का पन्ना है। जब 8-9 अगस्त 1942 में जो कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन था, उसमें रेजोल्यूशन था, उसके बाद जो गिरफ्तारियां हुई, बहुत से लोगों ने समर्थन किया, पूरे देश ने समर्थन किया, लेकिन कुछ लोग थे जिन्होंने समर्थन नहीं किया। कुछ लोग थे जिन्होंने अंग्रेजों का समर्थन किया। कुछ लोग थे जिन्होंने कांग्रेस पार्टी। कौन थे? कौन लोग थे? हिंदू महासभा के लोग थे। हाँ, मतलब जब बात ही हो रही है तो स्पष्ट बात कही जाए। हाँ। मेरी बात सुन लीजिए। हिंदू महासभा के नहीं, आपने पंजाब में सरकार बनाई, कांग्रेस पार्टी ने पुल आउट किया, तो सिंध में, बंगाल में और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में तीनों जगह सरकार बनाई। कांग्रेस पार्टी ने विड्रॉ किया
और आपने समर्थन देके मुस्लिम लीग के साथ में सरकार बनवा दी। तो ये इतिहास नहीं है क्या? अगर इतिहास नहीं हो तो हमको बता दिया जाए। और ये क्या सही नहीं है? सावरकर जी ने कहा था कि हिंदू सब ब्रिटेन की फौज में, नेवी में, एयरफोर्स में सम्मिलित हो जाएं। एक तरफ सुभाष चंद्र बोस जी आजाद हिंद फौज में सम्मिलित करने के लिए लोग आह्वान कर रहे थे, और इधर सावरकर जी ये कह रहे थे कि लोग ब्रिटिश आर्मी में सम्मिलित हो। क्या ये इतिहास नहीं है? राकेश सिन्हा जी अब हमारे साथ जुड़ गए। राकेश जी, इसमें कोई सीधे बात नहीं है, हम कोई आरोप प्रत्यारोप ठीक है। संघ की क्या भूमिका थी? इतिहास का हिस्सा है साफ स्पष्ट आरोप पीएल पुनिया का। जवाब आपका। देखिए, मैं पुनिया साहब को बता देना चाहता हूं कि जब 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ तो संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार सरसंघचालक पद से हटकर 800 स्वयंसेवकों के साथ पुसाद में गए, सत्याग्रह में हिस्सा लिया, जेल गए, 1 साल की उनको सजा मिली। 1939-40 के बारे में आज मैंने एक टाइम्स ऑफ इंडिया में एक लेख लिखा है जो होम डिपार्टमेंट की रिपोर्ट के आधार पर है। चलिए, एकेडमिक चर्चा टीवी डिबेट में नहीं हो सकती है। मैं इतना कहना चाहता हूं कि 40 में संघ के स्वयंसेवकों ने क्या भूमिका निभाई, उसका एक उदाहरण दिल्ली से देता हूं। दिल्ली में लाला हंसराज गुप्ता थे। लाला हंसराज गुप्ता संघ के संचालक थे। उनके घर पे अरुणा आसफ अली सहित 3 ऐसे लोग जो भूमिगत थे, उनके घर पर उनको रखा गया, उनको छिपाकर भूमिगत आंदोलन के दौरान रखा गया। दूसरी बात कहना चाहता हूं, संघ की शाखा को बंद करने के लिए सरकार ने 1940 में, अब बाद में उसके कैंप को बंद करने के लिए 1945 में 2 रेगुलेशन लाया। लेकिन अब सोनिया जी पर मैं बात करना चाहता हूं। सोनिया जी का इतिहास बोध इतना कमजोर है, मुझे नहीं मालूम। वो इतिहास की बात करते हैं। हिंदू महासभा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 2 अलग संगठन है। आज मैंने अपने आर्टिकल में कहा, हिंदू महासभा के लिए संघ जिम्मेदार नहीं हो सकता। जैसे फॉरवर्ड ब्लॉक जो सुभाष चंद्र बोस की संस्था थी, उसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार नहीं हो सकता है। दूसरी बात, सोनिया जी क्या बताएंगी इस देश को कि उनके परिवार का मुसोलिनी के फांसीवादी आंदोलन से क्या संबंध था? आप पूछेंगे ये प्रश्न क्यों पूछते हैं? ये बेबुनियाद प्रश्न है। क्या बात इसका है? कारण भारत की स्वतंत्रता आंदोलन जो कांग्रेस लड़ रही थी, वह लड़ाई सुन लीजिए पहले सुन लीजिए, आप जवाब दीजिएगा। उस लड़ाई का एक हिस्सा साम्राज्यवाद था, दूसरा हिस्सा फांसीवाद था। भारत की स्वतंत्रता आंदोलन के 2 हिस्से थे। हम साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, हम फांसीवाद और नाजीवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। उस फांसीवादी संस्था से मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, क्योंकि इस तरह की बातें हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, उनको अपने मुंह से, जैसे संसद में उन्होंने संघ पर बिना नाम लिए आरोप लगाया, तो आज वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, आज कल परसों, यह जो हम 19 अगस्त क्रांति दिवस मना रहे हैं, वो बताएं देश को कि उनका फांसीवाद से कोई संबंध नहीं था। उनके परिवार ने फांसीवाद को कमजोर करने के लिए, मुसोलिनी को कमजोर करने के लिए लड़ाई लड़ी थी, या मुसोलिनी की सेना में भर्ती होकर मुसोलिनी का साथ दिया था। देखिए, मैं सिन्हा साहब का बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन जब तर्क की बात हो रही है, जब तथ्यों की बात हो रही है, जब इतिहास की बात हो रही है, तो मामले को कैसे डिफ्लेक्ट किया जाए और बेबुनियाद निराधार बातें किस तरह से की जाए, तो वो आज ये देखने को मिला। हम ये पूछना चाहते हैं कि 1930 में गांधी जी ने नमक आंदोलन शुरू किया था, क्या उसमें आरएसएस ने हिस्सा लिया था? बल्कि उन्होंने कहा, बायोग्राफी में लिखा है, उन्होंने कहा कि हमने निर्देश दिए कि इसमें कोई हिस्सा नहीं लेंगे। हम संगठन की बात करते हैं। अगर अरुणा आसफ अली जी किसी के घर पर जाके रुकी हैं, उससे ये कतई तात्पर्य नहीं है कि क्विट इंडिया मूवमेंट में या भारतीय जो आजादी के लिए संघर्ष था उसमें उन्होंने भाग लिया, ये उससे कतई साबित नहीं होता। लेकिन पूरा रिकॉर्ड है, जब 1942 में कांग्रेस के जितने मंत्रियों ने इस्तीफा दिया और सरकारें गिरी, लेकिन हिंदू महासभा के जो प्रतिनिधि थे उनके साथ मिलकर सरकार चलाई कि नहीं चलाई? आप बंगाल की बात कर रहे हैं, सिंध की बात कर रहे हैं, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर की बात कर रहे हैं, और इसके बारे में बता दीजिए कि क्या सावरकर जी ने ये नहीं अपील की थी कि हिंदू सब ब्रिटिश आर्मी में सम्मिलित हो जाए? क्या ये सही नहीं था कि नहीं था? हो गया, ये सही था कि नहीं था? ये आप उनको बता दीजिए और इधर उधर डिफ्लेक्ट करने का प्रयास ना करिए। आप इस बिंदु पे बहुत स्पष्ट चर्चा हो रही है, उस चर्चा को सीमित करके उसी तक रखिए। आप एक वरिष्ठ नेता हैं, आप एक
नहीं, मैंने इतनी ही बात कही कि भारत में साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलन का एक पक्ष था, हम रंग भेद का विरोध कर रहे थे। जवाहरलाल नेहरू गए थे रंग भेद नीति का विरोध करने, हमने फांसीवाद नाजीवाद का विरोध किया। स्वतंत्रता संग्राम में हमने उन ताकतों से सहयोग नहीं लिया जो फांसीवादी नाजीवादी थे, इसलिए मैंने ये सवाल उठाया। मैं अब कहना चाहता हूं 1930 में संघ की भागीदारी के कारण संघ पर 1933 में प्रतिबंध लगा। जिनको नेशनल आर्काइव पर विश्वास नहीं है, महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव काउंसिल जो उसमें सेंट्रल प्रोविंसेस कहते थे, उसमें 2 दिनों तक डिबेट हुआ, सरकार को हारना पड़ा। 6-7-8 मार्च 1934 को महाराष्ट्र के लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसको सीपी लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते थे, आरएसएस के ऊपर डिबेट हुआ। राघवेंद्र राव को माफी मांगनी चाहिए। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं यहाँ पर 1942 की घटना का आजादी पर कैसी दावेदारी, क्योंकि आज कुछ ऐसा ही देश की संसद में देखने को मिला जहां पर भारत छोड़ो आंदोलन के 75 साल पूरे होने पर विशेष सत्र में एक तरफ प्रधानमंत्री ने बोला तो दूसरी तरफ सोनिया गांधी ने सीधे सीधे संघ की भूमिका आजादी में और बीजेपी की इस वक्त की सरकार पर टिप्पणी की और सीधा प्रहार किया। लेकिन प्रभात झा जी, मेरा सवाल अब आपसे है, क्योंकि खुद आपकी सरकार भी यही कर रही है। वो आज के परिदृश्य में भारत छोड़ो आंदोलन को जोड़कर ये कह रही है कि भ्रष्टाचार भारत छोड़ो, सांप्रदायिकता भारत छोड़ो, गरीबी भारत छोड़ो, हम आंदोलन छेड़ेंगे। कुछ उसी अंदाज में आज की नफरत पर और जो एजेंडा रहा है कांग्रेस का, उस पर सोनिया गांधी बोली। तो अब सवाल यही है कि इसको आगे ले जाने की तरफ तो देखना ही होगा, पीछे देख देख के कब तक गाड़ी चलाइएगा? देखिए, हर अच्छी बात को किसी का भी समर्थन होना चाहिए। देश के जातिवाद, क्या कांग्रेस चाहती है इस देश में जातिवाद हो? क्या कांग्रेस चाहती है इस देश में भ्रष्टाचार हो? क्या कांग्रेस चाहती है कि सांप्रदायिकता की आग में देश झुके? क्या चाहती है कि गरीबी नहीं मिटे? इन बातों को लेकर यदि हम सिद्धि योजना के तहत भारत मंथन करते हैं, नए संकल्प लेते हैं, एक नए दौर में भारत को ले जाना चाहते हैं, आजादी की लड़ाई की कहानी यदि आने वाली पीढ़ी को बताना चाहते हैं, तो क्या ये अंजना जी गलत है? इसलिए मैंने कहा कि कुछ मसले राजनीति से ऊपर होते हैं। हर बात हर जगह नहीं कही जा सकती। देश क्या सोच रहा था कि आज डिबेट होगा तो देश के लोग अपनी आजादी की लड़ाई के मतवालों को याद करेंगे, शहीदों को प्रणाम करेंगे, राजनीति नहीं करेंगे। राजनीति तो रोज करते हैं हम लोग, और इसलिए ये अवसर नहीं था। एक दिन भी क्रांतिकारियों के नाम इस तरह की बातें करके हम अपने मन की, और इसीलिए लोग कहते हैं कि 1 मिनट कांग्रेस दुखी है, कांग्रेस सत्ता से हट गई है, इसलिए इन बातों का। ये सत्ता से जुड़ा या विपक्ष में रहने का मामला नहीं था, ये देश का मामला था। और इसलिए पुनिया जी राज्यसभा में मेरे साथ है, मेरे बड़े भाई, ये पूछिए उनसे कि राज्यसभा में भी कितनी अच्छी डिबेट हुई। वहां पर भी गुलाम नबी आजाद जी ने कुछ इधर उधर की बातें की, लेकिन नहीं, उन्होंने कहा और बधाई दी सरकार को कि आपने एक अच्छी दिशा में कदम बढ़ाया है। आज का ये बहस आने वाली पीढ़ी को नई किरण दिखाएगा। एक दिन भी क्रांतिकारियों के नाम नहीं छोड़ सकते थे पीएल पुनिया साहब, राजनीति जरूरी थी। देखिए, इसमें कोई राजनीति की बात नहीं है, ये इतिहास की बात है। जब इतिहास की हम बात कर रहे हैं और इतिहास के एक संदर्भ को याद कर रहे हैं, तो उसी में जोड़ा कि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि उस दौर में ऐसे संगठन व्यक्ति भी थे जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में विरोध किया था। उन तत्वों का हमारे देश में आजादी दिलाने में कोई योगदान नहीं रहा। इसमें कोई अपने आप ऊपर खुद ले कि ये हमसे संबंधित है, तो ये दुर्भाग्य है। आदरणीय जो प्रभात जी जो बात कर रहे थे, वो ऐसा नहीं है। इसमें भी केवल आज के संदर्भ में जरूर कुछ कहा है कि ऐसा भय का वातावरण हो रहा है, वो जरूर मेंशन किया। और उसके आज के दिन में आवश्यकता भी है। जो उस समय जो आंदोलन चला, जो गांधी जी के नेतृत्व में आजादी दिलाने तक, उसमें एक अधिकार दिलाने की बात कही, उसमें ब्रिटिश सरकार के खिलाफ, भय के खिलाफ आवाज उठाई। ये सब बातें रिलेवेंट है, इसीलिए उन्होंने बात कही है। ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ कंटेक्स्ट जाके एक थोप दिया हो, ऐसा नहीं किया है। ठीक है सिन्हा साहब, आज के माहौल में कहते हैं, ठीक है, इशारा साहब था, ठीक है। एक बार झा साहब उसका जवाब देना चाह रहे हैं। प्रभात जी जल्दी से। मैं जवाब देता हूँ। एक बार प्रभात जी जवाब देना चाह रहे हैं।
मैं इतनी बात कहता हूँ, मैं अंजना जी इतनी बात कहता हूँ कि कांग्रेस को समझना चाहिए कि देश क्या चाहता है। महात्मा गांधी सोनिया गांधी जी नहीं हो सकती, लेकिन महात्मा गांधी देश के हैं और सबने याद किया, तो उनको याद करना था, राजनीति नहीं करनी थी। राकेश जी, मैं आपके पास अब आना चाहती हूँ। वीडी सावरकर की हिंदू महासभा की क्या सोच थी भारत छोड़ो आंदोलन को लेकर, ये सबको पता है सर। उसको अगर इशारे में जिक्र करके, क्योंकि ये तो कांग्रेस की परेशानी है ही ना कि धीरे धीरे एक सेकंड सर, धीरे धीरे जितने भी देश की आजादी से जुड़े हुए लोग थे उन सब पर मोदी जी ने अपनी दावेदारी आगे बढ़ा दी है। तो ये एक मौका था जहां पर खिंचाई हो सकती थी, और जो सच है, जो तथ्य है, उसको आप भी इनकार नहीं कर सकते। देखिए, मैं ये कहता हूं, यदि वीडी सावरकर ही हमारे नेता होते तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना नहीं होती। यदि हिंदू महासभा ही हमारी मातृ संगठन होती तो फिर आरएसएस नहीं बनता। यही तो मैं कह रहा हूँ, हिंदू महासभा के आईने में आरएसएस को देखने की जो इतिहासकारों की कोशिश है, वो इतिहास के साथ एक भद्दा मजाक है। मैं छोटी सी बात पुनिया साहब से पूछना चाहता हूँ। आप तो एक वरिष्ठ व्यक्ति हैं, 42 के आंदोलन में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की क्या भूमिका थी? वो इससे पीपुल्स वार कह के अंग्रेजों के साथ थे, उनके सम्मेलन हो रहे थे, कांग्रेस के लोगों को गुंडा कह के वो गिरफ्तार करा रहे थे। उस सीताराम येचुरी के साथ तो सोनिया गांधी डिनर और लंच करते हुए थकती नहीं है। अगर आज संसद में सोनिया जी बोलती कि भारत के कम्युनिस्ट इसके लिए माफी मांगे कि उन्होंने सुभाष चंद्र बोस, जो कांग्रेस के नेता थे, आरएसएस के नेता नहीं थे, जिनको सोजो का कुत्ता कहा, उसके लिए माफी मांगे, तो मैं सोनिया जी को सैल्यूट करता। वो सीताराम येचुरी के साथ तो डिनर करते हैं, लंच करते हैं, क्योंकि भारत की सत्ता की राजनीति में वो सूट करते हैं, और आरएसएस पर सवाल करती हैं। अरे एक चीज जानते हैं, सोनिया जी को नहीं पता होगा, पुनिया जी आप बता दिए। ऑस्ट्रिया चिमुर में संघ के 6 स्वयंसेवकों को फांसी की सजा मिली 42 के आंदोलन में। वो उन्होंने जाकर पुलिस स्टेशन पर तिरंगा झंडा फहराया। एक अंतिम बात मैं कहना चाहता हूं अंजना जी, संघ और कांग्रेस में एक अंतर है। हम आजादी की लड़ाई लड़कर श्रेय नहीं लेना चाहते थे, इसलिए हमने किताब नहीं लिखी। आज हमें जरूरत पड़ी कि नहीं, यहाँ तो श्रेय की राजनीति है। माँ को कोई बचाने के लिए, माँ की सेवा करने के लिए बेटों में श्रेय लेने की प्रतिस्पर्धा होती है। कोई अपनी माँ की सेवा करता है तो 3 बेटे लड़ते हैं कि मैंने माँ की ये सेवा की। भारत हमारे लिए माँ है, हम उसकी सेवा करेंगे। हम किसी की उलाहना के कारण, किसी के आरोप के कारण अपनी प्रकृति की, अपने चिंतन को नहीं बदलने वाले हैं। लेकिन मैं इतिहास के उन तथ्यों को आज मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया में लिखा है, आप जाइए। पुनिया साहब पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, सोनिया जी को पढ़ के बताइए कि इतिहास बोध होगा उनसे। और मैंने जो उनके बारे में फांसीवाद के बारे में सवाल उठा, वो मैं डिबेट को इधर उधर नहीं कर रहा हूँ। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था हम फांसीवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं, इसलिए सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ जवाहरलाल नेहरू थे। इसका कारण था कि जवाहरलाल नेहरू जब जर्मनी गए तो सुभाष चंद्र बोस के प्रति महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के मतांतर थे। आज सोनिया जी जवाब दें आज। और वामपंथियों वाला जवाब भी जरा दे ही दीजिएगा, लगे हाथ पुनिया साहब। इसमें देखिए सिन्हा साहब और प्रभास जी, मैं आप दोनों से ये निवेदन करना चाहता हूं कि सोनिया जी ने किसी संगठन का नाम नहीं लिया, और आपने अपने आप स्वयं अपने आप पे एक तरफ इंगित कर लिया कि ये संघ के बारे में कह रहे हैं, ये हिंदू महासभा के बारे में कह रहे हैं। और इतिहास साक्षी है, हिंदू महासभा के दृष्टांत मैंने बताया, ये वो गलत है या सही है, गलत है कि सही है, ये हम पूछना चाहते हैं। और आरएसएस में आप जाके हिंदू महासभा से पूछिए, मैं आरएसएस की ओर से बोल रहा हूं, मैं हिंदू महासभा का प्रवक्ता नहीं हूं। प्रभात जी, मैं तो अपना उन संगठनों की बात कर रहा हूं। आपको बताया, आप अपने आप को क्यों समझ रहे हैं? आप अपने आप को क्यों समझ रहे हैं? इसमें सोनिया जी ने इतिहास की रचना सोनिया जी ने इतिहास की रचना 10 जनपद से नहीं हो सकती है। सोनिया जी ने ना संघ का नाम लिया। भारत 10 जनपद से शुरू होता है, 10 जनपद से खत्म होता है। आपका इतिहास और आपका मूल्यांकन नेहरू गांधी परिवार तक सीमित है। हमारा इतिहास, हमारा भारत 125 करोड़ जनता तक है। हमारा इतिहास 10,000 साल पुराना है। आपका इतिहास नेहरू गांधी परिवार की जो सीमाएं हैं वहीं तक सीमित हो जाती हैं। और प्रभात झा जी, प्रधानमंत्री ने आज नेहरू का नाम एक बार भी नहीं लिया। प्रभात जी, नहीं, मैं बताऊंगा, ऐसे इतना मत जाइए। अंजना जी मेरी बात सुनिए। किसका नाम? महात्मा गांधी जी का नाम लेना।
क्या उसमें सब शामिल नहीं है? डिबेट हो रही है, क्या इंडिविजुअल सबके नाम लिए जाएंगे? मैं ये कह रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, अगर कांग्रेस अभी भी समझ नहीं पा रही है, देश की धारा को समझने की कोशिश करिए। कुछ बातें राजनीति से ऊपर होती हैं पूरी दुनिया में, और राजनीति से ऊपर कुछ बातें करिए। योगदान को नकारेंगे देश का संसद और आज का ये चैनल का डिबेट देश देख रहा है। आपको अवसर दिया था आजादी के लड़ाई के शहीदों को याद करने का, नेहरू जी से लेकर सबको याद करने का। आप ऐसा कुछ करिए, आपको अवसर। अगर हमारे मन में, नरेंद्र मोदी जी के मन में पाप होता तो भारत छोड़ो आंदोलन पर विशेष सत्र आयोजित नहीं होता और ये डिबेट नहीं होता। इसलिए मेरा निवेदन है कि आजादी के लड़ाई और उन शहीदों के श्रद्धांजलि के दिन में हमें कोई राजनीति नहीं करना चाहिए था। और आप कह रहे नाम नहीं लिया, मेरी बात सुन लीजिए संगठन का। अरे हम लोग जी, मेरी बात, हम लोग बच्चे नहीं, हम सब जानते हैं राजनीति क्या होती है। राजनीति की आड़ में भारत माता का अपमान तो फिर जानते हैं तो फिर गलत है। इसमें गलत क्या है? आप सब भारतीय आजादी की लड़ाई में अगर योगदान नहीं था और आप अपने स्वयं आपको स्वीकार करते हैं तो इसमें नाराज होने की क्या बात है? जो हिंदू महासभा है, डॉक्टर हेडगेवार उनका कोई योगदान लड़ाई के उसमें आंदोलन में नहीं है। 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट की बात कर रहे हैं, क्विट इंडिया मूवमेंट की बात कर रहे हैं, उसमें आपका क्या योगदान था आपको बता दीजिए। और कल कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक थी, उसमें विचार हुआ। गांधी जी और जितने भी अभी डॉक्टर राकेश सिन्हा ने बताया आपको, उनको याद किया गया और आपने गए थे वहां पर, सरकार ने क्या जेल गए, जो क्या हालत प्रस्ताव हुई रखा था, उनकी, जो रिजोल्यूशन रखा था, उसमें तो गांधी जी का नाम नहीं था। डॉक्टर गांधी जी के पर राकेश सिन्हा ने जो सरकार की तरफ से जो रेजोल्यूशन आखिर में आप जाकर देखिए पास होने के लिए, उसमें तो गांधी जी तक का नाम नहीं था। राकेश सिन्हा जी, गांधी जी तक का नाम आपने गायब कर दिया था सरकारी रेजोल्यूशन में। भूमिका पर सवाल है, भूमिका पर सवाल। मैं इनका जवाब देता हूँ। जवाहरलाल नेहरू, मैं एक जवाब देता हूँ। महात्मा गांधी का नाम लिया और महात्मा गांधी की जो भूल हुई थी उसका नाम नहीं लिया। जवाहरलाल नेहरू को भारत का प्रधानमंत्री बनाना, मैं साफ तौर पे कहता हूं, ये बहुत बड़ी भूल थी महात्मा गांधी के लिए। यदि सरदार पटेल देश के प्रधानमंत्री होते तो देश की तस्वीर दूसरी होती। कश्मीर समस्या तो कम से कम हमारे सर पे नहीं होती। आप एक बात और सुन लीजिए। संघ का स्वतंत्रता आंदोलन में इतिहास का एक महत्वपूर्ण बिंदु है। ये बता दीजिए सरदार पटेल जी का देहांत कब हो गया था? अरे ये भी तो बता दीजिए।